Yes, good afternoon, all of you. We are from Ryerson Public School, and today we are starting chapter number 4 in social science, history, the national integration. इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि भारत जो था, उस भारत में किस किस तरह से लोग इंटीग्रेट हुए, किस तरह से उन्होंने एक साथ होकर धर्म, जाति जीकर राष्ट्र के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी और फिर देश को स्वतंत्र करवाया। ठीक है, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो राष्ट्र है ये हमारा इस तरह से संपूर्ण राष्ट्र बना। हम ये स्टेटमेंट भी जानते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसमें कई सारी विभिन्नताएं हैं, कई सारी विभिन्नताएं हैं। इसकी रंग, देश, रूप, इसका जो रंग, भाषा ये अलग अलग हैं, लेकिन भारत एक देश है, एक ही तरह के लोग इसमें हैं और उनका धर्म एक ही है, वो है भारतीयता या इंडियंस हैं वो सभी। मीन्स भारत में हजारों तरह के लोग हैं, हजारों तरह की जातियां हैं, हजारों तरह की भाषाएं हैं, कई तरह की बोलियां हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत जो है पूर्णतः एक है, एक बंधन में बंधा हुआ है, एक संपूर्ण राष्ट्र भारत है। हाँ, देखिए यहाँ पर आउटलाइंस देख लेते हैं, कौन कौन सी आउटलाइंस हैं। फर्स्ट इज व्हाट नेशनल इंटीग्रेशन, की राष्ट्रीय एकता जो है, इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, हमको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इस नेशनल इंटीग्रेशन की क्या हिस्ट्री है, क्या इसका इतिहास है, ये पढ़ना है हमको। ठीक है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो हमको पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट चैलेंजेस का जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में सामने आए हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। एज इंस्पायरेशनल टेल्स, कि कुछ ऐसी कहानियां भी हम पढ़ेंगे जो हमारे जीवन में इंस्पायरेशन रही हैं, जिससे पूरे राष्ट्र को एक होने में सहायता मिली है। ठीक है, इसके बाद में डेस्टेबलाइजिंग फोर्सेस विद इन द कंट्री एंड चैलेंज टू ए नेशन, कुछ ऐसे फोर्स भी इस देश में रहे हैं जो कि राष्ट्र के लिए चैलेंज रहे हैं, जिन्होंने कि राष्ट्र को तोड़ने का काम किया है। इसके बाद में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, और नेशनल इंटीग्रेशन किस तरह से प्रमोशन हुआ करता है। ठीक है, वो मीडिया के द्वारा हो सकता है, वो मूवीज के द्वारा हो सकता है, वो अलग अलग प्रकार के नाटकों के द्वारा हो सकता है, वो कुछ मंचों पर कार्यक्रमों के द्वारा हो सकता है, वो देशभक्ति गानों के द्वारा हो सकता है, और भी कई तरह से ये सब चीजें हो सकती हैं। ओके, आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन कैसे एस्टेब्लिश, कैसे मेंटेन हो। ठीक है, फोर्सेस प्रमोटिंग द नेशनल इंटीग्रेशन, कुछ ऐसे फोर्स रहा करते हैं, कुछ ऐसे देशभक्ति रहा करते हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को फोर्स करते हैं कि भाई तुम लोग एक साथ रहो, या वो सिखाते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए, भले ही धर्म और संप्रदाय अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र एक है, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, देश सर्वोपरि है। नेशनल इंटीग्रेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमें ये भी यहाँ पे पढ़ना है कि भारत जब राष्ट्र मतलब इंडिपेंडेंस के बाद भारत में किस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन बना रहा। ठीक है, और किस तरह से और आगे भी नेशनल इंटीग्रेशन बना रहना चाहिए। इसके बाद में हमको स्पिरिट ऑफ यूनिटी के बारे में भी समझना है। तो दीज आर व्हाट द मेजर टॉपिक्स ऑन व्हिच वी विल स्टडी। ओके, हमें इन चीजों पर मुख्य रूप से पढ़ाई करना है। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए व्हाट इज द नेशनल इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर नेशनल इंटीग्रेशन है क्या। तो व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन? नेशनल इंटीग्रेशन इज द अवेयरनेस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, कि लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी के बारे में अवेयरनेस आ जाए अमंग द सिटीजन ऑफ ए कंट्री, कि वो उस देश के सिटीजन हैं, ये हमारा देश है, हम इसके देशवासी हैं, कि ये हमारी कंट्री है, इस कंट्री में कोई फॉरेनर हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता है। यही इसी चीज को हम नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं, कि राष्ट्र के सभी एक साथ हो जाए। ठीक, इट मींस दैट थ्रू वी बिलोंग टू द डिफरेंट कास्ट,
religion, regions, speaks different languages, we recognize the facts that we all are one. हम कितने चीजों में अलग हों, लेकिन इन सब के बाद भी हम एक हैं, हम एक राष्ट्र के रहने वाले, हम भारतीय हैं. This kind of integration is known as national integration. This kind of integration is very important, the building of a strong and prosperous nation. और इसी तरह का जो इंटीग्रेशन है वो एक राष्ट्र को मजबूती देता है, उसको संपन्नता दिया करता है और ऐसा संपन्न राष्ट्र को बनाया करता है. तो आज की जरूरत है कि कैसा राष्ट्र तैयार हो जिसमें कि नेशनल इंटीग्रेशन जरूर हो. देखिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट जो मैंने कहा था, एकता में अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने भी कि राष्ट्र जो है भारत जो एक ऐसा देश है इसमें कई सारे लोग अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन उसके बाद भी सभी भारतीय एक हैं. ठीक है, ऐसा भी सुना हो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है. द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मोटो. ये हमारा मोटो रहा है ऑफ द इंडियन लाइफ एंड कल्चर. हमारे जीवन का और हमारे संस्कृति का ये मोटो रहा है कि हम भले कितने अलग हों लेकिन हम हमेशा एक हैं. हमारे अंदर विभिन्नता हो सकती है लेकिन एक राष्ट्र के साथ हम एक है. वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी इन ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, कल्चर, फूड, मैनर्स, इन चीजों में हम अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, संस्कृति अलग हो सकती है, हमारा खान पान भी अलग हो सकता है, हम अलग अलग प्रकार के परिधान भी पहन सकते हैं, ड्रेसेस पहन सकते हैं, लेकिन इस सब के बाद भी हमारा राष्ट्र एक है. ठीक है. एंड अमंग द पीपल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वी आर वन, वी आर सिंगल, वी आर ओनली इंडियंस. So the people of India from different states of India and different in their manners, way of living, अलग अलग रहने के तरीकों में, manners में, ठीक है, सब चीजों में वो अलग हैं. They are aware of the importance of nation. इसके बाद भी सब के सब ये जानते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है. हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एट प्रेजेंट अवर नेशन, आज के समय की हम बात कर रहे हैं, अवर नेशनल लाइफ एंड यूनिटी हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस बाय वेरियस डिविसिव फोर्सेस ऑफ कम्युनलिज्म. आज हम जानते हैं कि जो राष्ट्र है उसको कई सारे ऐसे फोर्स रहे हैं जो कि जिन्होंने कि इस देश को बांट दिया है. कहीं जातियां बन गई, कहीं कई सारे धर्म बन गए, कहीं संप्रदाय बन गए, अलग अलग भावनाएं हो गई, किसी ने किसी को खून कर दिया, कई सारी चीजें है ना. अर्जन्स राइट्स, डिस्टर्बेंस ऑकर्स, हिंदू मुस्लिम राइट्स, हिंदू सिख राइट्स, तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, तुम सिख हो, मैं ईसाई हूँ, इस तरह की जो चीजें हैं, इन चीजों ने राष्ट्र के लोगों को बांट दिया है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए हिंदुइज्म में लिखा हुआ है यहाँ पर. ठीक है, कर्जर में यहाँ लेके जाता हूँ. देखिए हिंदुइज्म से आई हमने लिया है, जैनिज्म से एन लिया है, बुद्धिज्म से डी लिया है, सिखिज्म से आई लिया है, इस्लाम से ए लिया है और क्रिश्चियनिटी से एन लिया है, और टोटल मिलकर क्या बन गया है, इंडियंस मीन्स भारतीय. हम भारतीय कितने ही अलग हैं, कहीं किसी चीजों में अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी भारतीय एक हैं. देयर इज क्राई इन द कश्मीर, दार्जिलिंग, असम, त्रिपुरा एंड मेनी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैव सेपरेट आइडेंटिटी. वो जो से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सेपरेट आइडेंटिटी करिए, लेकिन इसके बाद भी वो सभी एक है. द एंटी नेशनल क्रिएट्स a reign of terror and by blasting bombs, kidnapping peoples and many things are happening. Means ये लोग जो है अलग अलग तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, टेररिज्म, जो टेररिस्ट हैं वो अलग अलग टेरर फैला रहे हैं, कई तरह के बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, लेकिन उस भारत की एकता को वो खंडित नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, देखिए यहाँ पर द लाइट ऑफ एजुकेशन. आखिर भारत की राष्ट्र जो एकता है इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार तरीके से क्यों प्रज्वलित हो रही है, तो उसके पीछे रीजन है एजुकेशन, द लाइट ऑफ एजुकेशन. या हमेशा कहें कि ज्ञान का प्रकाश उनको बचा कर रख रहा है, लोगों को राष्ट्र प्रेमी उसने बचपन से ही बना दिया है. द लाइट ऑफ एजुकेशन शुड बी वाइड स्प्रेड टू रिमूव द एविल्स ऑफ लिटरेसी.
ठीक है। वो एजुकेशन की जो लाइट है या ज्ञान का जो प्रकाश है वो उनकी अज्ञानता को खत्म करता है, इग्नोरेंस को खत्म करता है, सुपरस्टिशंस को खत्म करता है, अंधविश्वास होते हैं, सेल्फिशनेस वो स्वार्थ परता होती है उसको खत्म करता है। एंड मूवमेंट ऑफ पीपल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर should be encouraged along with intercommunal marriages। ठीक है। जो लोग होते हैं उनका जो मूवमेंट है क्या हो रहा है, इंटर कम्युनल मैरिजेस जो है वो भी होने लगी हैं। वो ये बताती हैं कि पूरे भले ही लोग अलग अलग जातियों के हैं लेकिन वो एक ही हैं, इंसान ही है वो। नो लैंग्वेज शुड बी इम्पोज्ड ऑन दोज हु आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। यदि कोई व्यक्ति भी हिंदी बोल रहा है तो हम उस पर ये नहीं कह सकते कि तुम इंग्लिश बोलो, तुम गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी भाषा को हम उसको नहीं थोप सकते कि तुम इसी को बोलना पड़ेगा। Importance of national integration in India should be made known through radio, television, films and drama and songs and cassettes। कई सारी चीजों से हम हमको नेशनल के इंटीग्रेशन के बारे में समझाया जाता है, सिखाया जाता है। चाहे वो माध्यम जो है रेडियो हो सकता है, वो माध्यम टेलीविजन हो सकता है, वो फिल्म के माध्यम से हो सकता है, वो ड्रामा के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से, कैसेट्स के माध्यम से। इन सभी को हम डिटेल में और आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। आखिर इस नेशनल इंटीग्रेशन की शुरुआत कैसे हो गई, किस तरह से हो गई, ये हमको पढ़ना है। ठीक है। हाँ, आगे देखिए। देखिए यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिख रहा है हमको। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिख रहा है हमको कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरे राष्ट्र को एक किया था। मतलब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करा था। निर्माण हम लोगों ने, इंडिया ने कराया है, लेकिन उसकी जागृत मिसाल जो है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। पहले जो भारत था कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है। अलग अलग रियासतें थी जिसमें कि अलग अलग छोटे छोटे राजा रहा करते थे और वो कहते थे कि हम ही सब कुछ हैं। ठीक है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको यूनाइट कर दो, एक राष्ट्र का निर्माण उनके द्वारा ही किया गया था। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट, इसके लिए स्वदेशी मूवमेंट हुए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुए थे, राष्ट्र की आजादी के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुए थे, जिसमें कि अंग्रेजों के कई सारे जो चीजें थी, जो उनके द्वारा लाए गए कपड़े हुआ करते, उनकी जो मिलें थी बंद हो गई थी। यहाँ तक बड़े बड़े जो व्यापारी थे उन व्यापारियों ने अंग्रेजों से कपड़े लेना बंद कर दिया था, उनके जो भी व्यापार था पूरी तरह से बंद कर दिया था। और इस पर अंग्रेज जो थे वो लाचार हो गए थे, उनको मजबूरी में इस देश को छोड़कर जाना ही पड़ा था। इसके बाद में आत्मनिर्भरता के रूप में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सॉल्ट सत्याग्रह कर दिया, जिसमें कि वो कई मीलों तक चलते हुए, पैदल चलते हुए गए थे, जहां पर लाखों की संख्या उनके लोग, 7 लोग हो गए थे। तो इस तरह के स्वदेशी मूवमेंट हुए हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भले ही भारत में कई सारे धर्म हो, कई सारे संप्रदाय हो, कई तरह की भाषाएं हो, कई तरह की बोलियां हो, कई तरह का भोजन हो, कई तरह के लोगों के पहनावे हो, परिधान हो, लेकिन इन सब के साथ भी भारत एक है। ये हमको यहाँ पर सीखना है। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं यूनिटी इन द डाइवर्सिटी इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द mere tolerance of the social, cultural, religious, psychological differences towards more complexes। देखिए, हम बात कर रहे थे कि भारत में कई सारी विविधताएं हैं, धर्म अलग हैं, जातियां अलग हैं, कल्चर अलग है, सोशल सोसाइटी अलग है, मैनर्स अलग हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। ठीक है। लेकिन इसके बाद भी यूनिटी है। भारत में डाइवर्सिटी के बाद भी यूनिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ए पॉपुलर मोटो, ये हमारा बहुत ही फेमस मोटो रहा है विद इन अमंग द नेशनल स्टेट्स एंड ऑल्सो पॉलिटिकल एंड द सोशल मूवमेंट। कई सारे पॉलिटिकल और कई सारे सोशल मूवमेंट्स में हम हमेशा कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरा भारत एक है। ठीक है। उसमें विभिन्नताएं भले ही कितनी हों, लेकिन राष्ट्र के अंदर जो भावनाएं हैं, राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं, वो पूरे भारत के लोगों में समान हैं। हम देखिए यहाँ पर ये डाइवर्सिटी जो है, देखिए यहाँ पर जो हमको शो हो रहा है
कई सारी चीजें हैं, लेकिन उन सब में उन डाइवर्सिटी के साथ में भी जो है इक्वलिटी भी कहीं पर है। इक्वलिटी, डाइवर्सिटी, ये बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं और इनमें कहीं ना कहीं एक इक्वलिटी भी यहाँ पर भारत में है। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक स्टेटमेंट है कोफी आनन का, वी मे हैव डिफरेंट रिलीजन्स। उन्होंने कहा था कि हमारे कई सारे रिलीजन हो सकते हैं, हमारी कई सारी भाषाएं हो सकती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कलर्स। हो सकता है कि कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है, कोई सांवला है, कोई कैसा भी हो सकता है, बट वी ऑल बिलोंग टू द ह्यूमन रेस। लेकिन हम एक ही चीज को बिलोंग करते हैं और वो है ह्यूमन रेस, हम मानवता को बिलोंग करते हैं। हमारी संस्कृति, जो स्टेटमेंट है कोफी अन्नन का, ये पूरे विश्व को एक कर दे रहा है। मींस सिर्फ नेशनल इंटीग्रिटी ही नहीं, इसके साथ में पूरे विश्व की इंटीग्रिटी भी हमारे साथ रही है। और भारतवर्ष ने तो एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा गया था वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो भारत ये नीति देने वाला ऐसा देश है, ऐसा राष्ट्र है जिसने शुरुआत से ही ऐसी बातें कही हैं कि सब चीजों के साथ भले हम अलग हैं लेकिन हम एक साथ हैं, हमारे अंदर राष्ट्रीयता हमेशा एक सी है। आगे देखिए यहाँ पर एक और हमारे बहुत बड़े विचारक रहे हैं, ठीक है, द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन ए नोबेल प्राइज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इस भारत में सबसे प्रथम नोबेल प्राइज जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1861 में, लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। बोर्न इन 1861 में उनका जन्म हुआ था इनटू एन अपर कास्ट प्रिविलेज्ड बंगाली फैमिली में। वो बंगाली थे। Much of Tagore's writing deals with the problems of the national belongings. उन्होंने कई सारी ऐसी राष्ट्र की ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था जो कि राष्ट्र के सामने आया करती थी। गांधी, द पॉलिटिकल फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, was his devoted friends. वो उनके मित्र रहे थे। टैगोर had early success as writers in his native Bengal. उन्होंने बहुत सारा बंगाली में लिखा था। With his translations of some of his poems became rapidly known in the West. और आज भी रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोएम्स हैं यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा विख्यात हैं, ठीक है। फॉर द वर्ल्ड, वो पोएम हम आज यहाँ पर बिल्कुल उद्धृत करेंगे, उस पोएम को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। फॉर द वर्ल्ड बिकेम द वॉइस ऑफ द इंडिया स्पिरिचुअल हेरिटेज। मतलब ऐसा है कि भारत की जो भाषा थी वो पूरे विश्व की भाषा बन गई थी। भारत ने सबको सिखाया था कि एक राष्ट्र क्या होता है, एक राष्ट्रीयता क्या होती है, ठीक है। स्पेशली फॉर बंगाल ही बिकेम ए ग्रेट लिविंग इंस्टीट्यूशन। और वो भारत के लिए जीवंत एक संस्थान रहे थे। यहाँ पर देखिए, फॉर टैगोर इट वाज द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दैट द पीपल्स एबल टू लिव एंड रीजंस इन द फ्रीडम। उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि लोगों को फ्रीडम के साथ रहना चाहिए। His attitude towards the politics and culture, nationalism and internationalism, traditions and modernity can be seen in the light of his belief. वो ऐसा मानते थे कि लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनका विश्वास था कि जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनके कल्चर, उनके वो नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, पॉलिटिक्स, उन सभी के प्रति उनका ऐसा मत था कि हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, हमें खुले विचारों का होना चाहिए, हमें हमारे ऊपर किसी चीज को थोपा ना जाए, हमें जो करना है हम वो कर सकें। बिलीव इन द फ्रीडम, ठीक है। नथिंग परहैप्स एक्सप्रेसेस हिज वैल्यूज एज क्लियरली इन द पोएम इन गीतांजलि। उनकी बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है जिसका नाम गीतांजलि है, और उसकी कुछ लाइनें यहाँ पर आगे आने वाली हैं जिसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये जो पोयम है, हो सकता है आपने कभी इंग्लिश में पहले पढ़ रखी हो, ठीक है। तो देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द हेड इज हेल्ड हाई। हमें जीवन को इन रूपों में जीना चाहिए कि हमारा माइंड जो है फ्री ऑफ किसी का हमें डर ना हो, और हमारा मस्तक है हमेशा गर्व से ऊंचा उठा रहे। हमें इस तरह का जीवन मूल्यों के साथ जीना चाहिए। वेयर नॉलेज इज फ्री,
वहां जहां पर कि हमें जहां वहां जीना चाहिए जहां पर कि ज्ञान की सीमाएं ना हो, वो अनंत हो और वो फ्री हो, हमें उसको आसानी से हम उसको एक्वायर कर सके। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू द फ्रेगमेंट्स, जहां पर कि देश के टुकड़े ना हो, जहां पर राष्ट्र एक हो, जहां नेशनल इंटीग्रिटी हो, बट नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां छोटी छोटी बातों में और छोटे आपस में छोटी छोटी बातों के कारण लड़ाइयां ना हुआ करें, जहां एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ना लड़े, ऐसा ऐसा जीवन होना चाहिए। वर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहां पर लोग इतने सच्चाई के साथ हों कि उनका जो सच्चाई जो है वो हृदय से आ रहे, हृदय से निकल कर आ रही हो। Where the tiredness is striving is stretched its arms towards the perfection, where the clear stream of reasons has not lost its way। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जहां पर कि लोग टायर्ड ना हो, जहां पर कोई भूखा ना मरे, जहां पर लोग स्वतंत्र हों, अच्छी तरह अच्छा जीवन जिए, ठीक है, सब चीजों में उनके लिए कोई उनको समस्याएं ना हो, ऐसी जीवन उनका होना चाहिए। Where the mind is led forward by thee into the ever widening and through an action into a heaven of freedom। मीन्स उनको ऐसा ऐसा स्वतंत्रता का उनको ऐसा स्वर्ग मिलना चाहिए जहां पर उसके उनके विचार स्वतंत्र हों, उनकी एक्शन या उनकी क्रियाएं जो वो कार्य करना चाहते हैं वो स्वतंत्र हों, ठीक, उन पर किसी का दबाव ना हो। माय फादर, हे ईश्वर, यहाँ ईश्वर को याद किया है। लेट माय कंट्री अवेक, हे ईश्वर मेरे देश को ऐसा जागृत करो कि वो ऐसा समृद्ध प्रॉस्परस कंट्री के रूप में बदल जाए, जहां पर सब लोग एक साथ रहकर एक दूसरे की संपन्नता के साथ जिए। तो बहुत फेमस पोयम रही है ये, और यूरोपियन कंट्रीज में भी ये बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए जो पोयम है हमारी इसकी जो बुक है उसमें भी ये है। मैंने यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं किया है इसको, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने इसका निचोड़ आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उनका साहित्य बहुत बड़ा रहा है, लिटरेसी बहुत ज्यादा रही है, ठीक है, बहुत महान पोएट रहे हैं वो, ठीक है। उन्होंने पोएट्री में मानसी, सोनार, सोनार तारे, गीतांजलि, गीति, माल्याम और बलाका, ये सभी उनकी द्वारा रचनाएं हैं। द इंग्लिश रेंडरिंग ऑफ हिज पोएट्री which includes the gardener, fruit gathering and the fugitive Tagore's major plays। उन्होंने कुछ नाटक वगैरह भी लिखे हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो उनके ये नाम है, द गार्डनर जो है, द फ्रूट गैदरिंग है, ठीक है, इस तरह से। और क्या है, द राजा, डाकघर, अचल्यातम, मुक्त धारा, रक्त कारावाई, कारावे, कई सारी और भी चीजें हैं। मतलब ये है कि उन्होंने राष्ट्र को पूरी तरह से समझकर और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा था। उनकी जो डेथ है वो 1941 में हो गई थी। टैगोर ऑल्सो लेफ्ट न्यूमरस ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, वो पेंटिंग के भी शौकीन थे और कई तरह की ड्राइंग्स को भी बनाया करते थे, कई तरह के गीत वगैरह गाया करते थे, ठीक है, मीन्स म्यूजिक में भी वो पारंगत थे। हाँ, हम एक और इंस्पायरेशनल हीरो की बात कर लेते हैं, जिनको मिसाइल मैन के नाम से दुनिया जानती है, ठीक है। कौन है ये है हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे, हाँ, इनको विंग्स ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, इनका नाम है। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। द विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। ये नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि कोई किसी का आग के पंख होते हैं क्या? आग तो पंखों को जला देती है, ठीक है। एक थोड़ा सा अपोजिट चीजें की गई हैं, क्योंकि वो मिसाइल मैन थे, क्योंकि उन्होंने एक इस तरह से वो एक गरीबी स्थिति से निकलकर वो बाहर आए थे, ठीक है, और एक बहुत महान व्यक्ति के रूप में वो आगे बढ़ गए थे। His early life and his work in the Indian space research and missile programs, उनके जो काम थे वो इसरो में रहे थे, भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में और मिसाइल प्रोग्राम्स में उनके
योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा था। इट इज द स्टोरी ऑफ द बॉय फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, एक ऐसा लड़का जो कि एक निम्न दर्जे के बैकग्राउंड से आया था, went on to become a key player in the Indian space research। मतलब वो एक राष्ट्र में एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गया था और रिसर्च के क्षेत्र में इंडिया, उन्होंने भारत को नई मिसाइलों बनाने की प्रेरणा दी और उन्होंने उस चीज की स्थापना की थी। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम्स एंड लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। द इनिशियल चैप्टर प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग ग्लिम्स ऑफ द रिलीजियस हार्मनी व्हिच एग्जिस्टेड बिफोर इंडिया। ठीक है, उनकी कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम उनको और आगे देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर दिख रहा है, द इंटीग्रेशन, हमको एक साथ होना होगा। हमको यदि राष्ट्र को यदि उन्नत बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो हमको एक साथ हाथ मिलाकर काम करना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम यहाँ पर देखिए एक चीज दी गई है, लक्ष्मण शास्त्री क्या समन द टीचर, उन्होंने टीचर्स के बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। इन अवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर्स, जो प्रेजेंस है वो टीचर्स बताते हैं, एंड दैट शुड नॉट बी स्प्रेड द पॉइजन ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी। मींस टीचर्स राष्ट्र में ऐसे होना चाहिए जो कि राष्ट्र को एक साथ मिलाने वाले हों, वो ऐसा ना हो कहीं इनइक्वालिटी को फैला दें। वो यदि बच्चों को ऐसा सिखा देंगे कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम ऊंची जाति को, तुम नीची जाति को, इस तरह से टीचर सिखा देंगे तो राष्ट्र में इनइक्वालिटी हो जाएगी, फिर लड़ाई झगड़े और दूसरी तरह की चीजें होने लगेंगी और इनटॉलरेंस हो जाएगा, कम्युनल माइंड लोगों का हो जाएगा, माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस। ठीक है, शुड नॉट बी लाइक दैट, इस तरह का उनका माइंड नहीं करना चाहिए। टीचर्स की ड्यूटी बनती है कि वो उनको सच्चाई के रास्ते पर चलाएं, इंटीग्रिटी के बारे में बताएं। ठीक है, वो बताएं कि सभी धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन सभी इंसानों में एक ही धर्म है और वो है इंसानियत। To either apologize or quiet the school or and the island, not only did the teachers regret his behavior but a strong sense of conviction। Means teachers बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को कि वो प्रॉपर तरीके से एक ही सभी मनुष्यों एक ही माने, उनके अंदर सोशल डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए, सोशल इनइक्वालिटी नहीं आना चाहिए। देखिए अब इन्होंने यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या क्या कहा था, एजुकेशनिस्ट शुड बिल्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ द स्पिरिट। उनके क्या करना चाहिए, ऐसे स्पिरिट्स बिल्डअप करना चाहिए, बनाना चाहिए, ऑफ द ऑफ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरियल एंड द मोरल लीडरशिप, जिनके अंदर क्रिएटिविटी हो और वो उनके अंदर मोरल भी ऐसा ना हो कि मोरल में जो कमजोर नहीं होना चाहिए, उनके अंदर मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे रोल मॉडल्स हमको तैयार करना है। वी हैव नॉट इन्वेडेड एनीवन, वी हैव नॉट कंकर्ड एनीवन। हमको किसी को अपने अंदर, अपने राष्ट्र के अंदर नहीं आने देना है और ना ही हमें किसी राष्ट्र को हराकर अपने उसके ऊपर कब्जा करना है। वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड, हमें किसी की जमीन नहीं हड़पना है, लेकिन जो हमारी है वो हमको देना भी नहीं है। द हिस्ट्री एंड ट्राई टू एनफोर्स अवर वे ऑफ लाइफ ऑन देम। ये हमारे राष्ट्र की हिस्ट्री है कि हमने ये चीज सीखी है कि हमने, भारत ने कभी हमलावर नहीं है, भारत का इतिहास कभी हमलावर इतिहास नहीं रहा है। हमारे भारतवर्ष ने कभी किसी की भूमि को हड़पा नहीं है, जबकि कई सारे जो है जो लोग थे, जो शासक रहे थे, जो हमारी धरती पर आकर हमारे ऊपर अत्याचार तो किया, लेकिन भारतवर्ष के राजाओं ने कहीं दूसरी जगह जाकर उस राष्ट्र की या उस देश के लोगों के साथ अत्याचार नहीं किया है। हमारे पास में कहीं एनफोर्समेंट का या इस तरह से कोई आक्रमण कार्य करने का हमारा इतिहास नहीं है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, डेस्टेबलाइजिंग फोर्सेस विद इन द कंट्री चैलेंजिंग टू ए नेशन। मींस कुछ ऐसे फोर्सेस जो हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे राष्ट्र में टेरर फैलाते हैं। ठीक है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो जो ताकतें हैं, वो इस राष्ट्र को के सामने चैलेंज है। हमें ऐसी ताकतों को खत्म करना है, उनको नष्ट कर देना है।
आगे देखिए यहाँ पर, the patriotic doctrine that for a citizen the country comes first and all other issues come second। यहाँ पर कहा है कि जब भी कभी राष्ट्र के बारे में बात आती है तो हमारा देश सबसे पहले होता है, उसके बाद कोई दूसरी चीज होती है। यदि हम बात करते किसी भी सोल्जर्स के बारे में तो भले वो मर जाएगा लेकिन हमारे राष्ट्र पर आंच नहीं आने देता है। वो रात दिन कितने ही कम टेम्परेचर पर वो कंटिन्यू तैनात होते हैं और कंटिन्यू राष्ट्र की रक्षा करते रहते हैं। Individuals with extraordinary capabilities gather, organize and follow are often present, posing threat to the nation in national integration for narrow political goals। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे से पॉलिटिकल गोल के लिए हमें राष्ट्र को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है। आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं लिंगुअल प्रेफरेंसेस शुड बी पीसफुली डील्ड। ठीक है, लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम हो सकती है, वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनको शांतिपूर्ण तरीके से हमको डील करना चाहिए विद सो दैट नो एक्सेसिव बायस और फेवर ऑफ एनी वन लैंग्वेज। हमें किसी एक राष्ट्र एक भाषा पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, यही सब कुछ है, यही यही पूरे राष्ट्र में होना चाहिए, जबकि सभी भाषाएं अपने आप में बहुत विस्तृत हैं, बहुत महान हैं। ठीक है, हमें सभी सभी भाषाओं को सम्मान के साथ में उनको उनका प्रॉपर स्थान देना चाहिए। रिलीजियस फैंटाटिसिज्म इज अनदर डेंजरस फोर्स। और साथ में एक धार्मिक जो उन्माद हुआ करता है, धार्मिक लोगों पे लड़ाइयां हुआ करती हैं, वो भी एक बहुत खतरनाक चीजें हैं। नॉर्मली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह कई सारे लड़ाई झगड़े, सिख दंगे आपने लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम के कई सारे दंगे सुना होगा। तो ये सब चीजें ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। हमको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के लड़ाई झगड़े के बाद भी हमें वो सब राष्ट्र में ही रहेंगे, हमको एक होकर रहेंगे, तभी राष्ट्र का विकास संभव है। हाँ देखिए यहाँ पर रिलीजियस एस्पायरेंस, कुछ ऐसे एस्पायरेंस होते हैं, ऐसे पीपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, रिलीजियस बेसिस पर भी राष्ट्र के बारे में सोचते हुए, ताकि इस राष्ट्र के टुकड़े ना हो। ठीक है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग राष्ट्र इस रिलीजन के बेसिस पर भी राष्ट्र के टुकड़े करने पर उतारू हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरह की चीजें वो तैयार कर देते हैं। कम्युनलिज्म जो होता है मे एनकरेज द क्लैशेस बिटवीन द कम्युनिटीज। कम्युनलिज्म जो है कई सारी कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंस पैदा कर देता है। ठीक है, तो ये भी शुड बी प्लेस अबव द नेशन, इन सबसे ऊपर उठकर राष्ट्र है, ये हमको समझना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटोरियल कंटिन्यूटी, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, that is vital aspects that may exploited to promote the national integration। ये चीजें हैं, ठीक है, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती हैं। इसमें सबसे बड़ा पहले हमारा संविधान है, टेरिटोरियल कंटिन्यूटी है, आर्ट है, लिटरेचर है, म्यूजिक है, नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम, स्पोर्ट्स, ये सभी इंटीग्रेट करती हैं एक राष्ट्र को। यदि कोई हमारे देश से कहीं खेलने जाता है तो कहते हैं कि इट इज फ्रॉम इंडिया, वो भारत का है, वो इस राष्ट्र का, वो इस राष्ट्र का, मीन्स वी सिंबलाइज द नेशन। वो हम एक हैं, लेकिन हम पूरे राष्ट्र को उस समय वहां पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, वी आर इन द सेम बोट ब्रदर, हम एक ही बोट में हैं। वी आर इन द सेम बोट ब्रदर एंड इफ यू सेल वन, एंड यदि हम क्या करेंगे, हम एक सेल को एक तरफ चलाते रहेंगे, यू गोना रॉब द अदर एंड इट्स द सेम बोट ब्रदर। मीन्स यहाँ पर जो हॉडी लैड बेटर जो है उनकी पोयम में उन्होंने कहा है कि जैसा एक राष्ट्र होता है, ठीक वैसा ही हमारी बोट में लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं और हम उस बोट का एक कॉर्नर से उसको चलाते रहेंगे तो वो एक दूसरे एंड तक वो नहीं पहुंच पाएगी, वो उसी बोट उसी एंड पर फिर से आ जाएगी। मीन्स राष्ट्र का विकास तब संभव है जब हम उस बोट को सभी धर्म संप्रदायों के साथ मिलकर एक साथ चलाए, तब राष्ट्र संपन्न होकर प्रॉस्परस हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, उसका विकास हो सकता है।
एक एंड पर चलाने पर या एक जाति या एक वर्ग के उत्थान के करने से उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन जो है कई सारे माध्यमों से प्रमोट हुआ करता है। उसमें न्यूज़पेपर हो सकते हैं, उसमें रेडियो हो सकते हैं, उसमें टेलीविजन हो सकती हैं, उसमें कई सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उसमें मूवीज हो सकती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले मूवीज दिया है। कई सारी ऐसी मूवीज हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया करती हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल्स हैं, स्वदेश है ना, चक दे इंडिया है, लगान है। ठीक है, ये बहुत ऐसी मूवी रही हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करती हैं। आगे देखिए है ना, कुछ तरह के अलग अलग प्रकार के डांस जो हैं वो भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिर्फ भारत में ही होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग है ना, अलग अलग डांस रहा करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन कैन बी अचीव थ्रू द प्रमोशन ऑफ कल्चर, आर्ट and academy, those dance and music as the media to preserve Indian culture। और इन सब एक साथ कहा जाता है इंडियन कल्चर, ये भारतीय संस्कृति है। The objectives is said to were twofolds, to promote the young talent in Indian classical dance and music। हमको क्या करना चाहिए, हमें इंडियन क्लासिकल डांस और म्यूजिक को प्रमोट करना चाहिए। टू क्रिएट ग्रेटर अवेयरनेस, हमें लोगों के बारे में लोगों को समझाना चाहिए। एंड द डीपर इंटरेस्ट, और उनके अंदर इंटरनल इंटरेस्ट जगाना चाहिए कि हमारे राष्ट्र का जो डांस है, हमारे राष्ट्र के जो नृत्य हैं, हमारे डांस का जो, हमारे राष्ट्र का जो कल्चर है वो बहुत महान है, उसका हमको सम्मान करना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पर म्यूजिक है। हाँ, म्यूजिक में, म्यूजिक के द्वारा भी हम नेशनल इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत जबरदस्त सॉन्ग है ना, सॉन्ग है वंदे मातरम है ना, वो हम लोग भी गाया करते हैं। ठीक है, हमें राष्ट्र की वंदना है जो हमारे राष्ट्र के बारे में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, हमें सोचने के लिए तैयार कर देती है। हम खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कि राष्ट्र हमारा है, हम भारतवासी हैं। देखिए कुछ डांस हैं, ठीक है, जो राष्ट्र के लिए हुआ करती है। जय हो मूवी का सॉन्ग है। ठीक है, स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स भी हमें इंटीग्रेशन शो कराता है कि हम यदि भारत से हैं तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, हम किसी दूसरे कंट्री से हैं तो हम उस कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स वी रिप्रेजेंट द कंट्री, हम कंट्री को रिप्रेजेंट किया करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर कई सारे मास्क पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, अपने फेस को ट्राई कलर्स में उन्होंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ लोग झंडे फहरा कर बता रहे हैं कि वी आर विनिंग और वी हैव वॉन। ठीक है, हम जीत चुके हैं, ऐसा भी बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं, भाषाएं अलग हैं लेकिन उन सभी में नेशनल इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसमें लिखा धोनी है ना, और अलग अलग लैंग्वेज में है। चैंपियंस इंडिया गॉट है ना, इंडिया ने जब ये इसको भारत जो है जब वर्ल्ड कप जीता था उस समय के यहाँ पर है चक दे इंडिया है ना, ये कुछ मूवीज का डायलॉग वगैरह भी है। एंड T20 के चैंपियनशिप का है। न्यूज़पेपर्स भरे हुए हैं इस तरह के राष्ट्र के लिए जो भावनाएं हैं, स्वदेश की जो प्रेम है उससे भरे हुए न्यूज़पेपर यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। हाँ, फोर्स प्रमोटिंग द नेशनल इंटीग्रेशन, और कई ऐसे फोर्स रहे हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, वो बढ़ावा देते हैं कि हम राष्ट्र सबसे ऊपर है, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। आगे देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवर फाउंडिंग फादर्स वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी राष्ट्र के लिए क्या करता है, वो भी राष्ट्र को के इंटीग्रेशन में वो भी हेल्पफुल हुआ करता है। ठीक है, वो भी लोगों को बताता है कि सोशल इक्वलिटी होना चाहिए हमारे अंदर, समाज में सभी लोगों के साथ रहकर अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, एक दूसरे का सहायता करना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को समान रहना चाहिए। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, और भारत कैसा स्टेट है, एक धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। दिस मीन्स दैट ईच सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ द कंट्री हैज द राइट टू प्रैक्टिस हिज और हर रिलीजन। एक जो व्यक्ति है वो जो चाहे अपना धर्म मान सकता है, जो चाहे वो भाषा बोल सकता है, जो चाहे वो काम कर सकता है, वो स्वतंत्र है।
ठीक है, उस पर कोई अपोज, उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं डाल सकता है। आगे देखिए, द डेमोक्रेसी एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट्स ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हाँ, आगे देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, एज स्टडीज अर्लियर our fundamental rights and directive principles of state policy specifically state that each citizen is equal in every way. People will not be discriminated against the basis of differences of caste, religion, language and culture. ये डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है बच्चों, ये ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है हमको कि भले ही कोई व्यक्ति जाति में अलग हो सकता है, रिलीजन में अलग हो सकता है, उसके कल्चर में अलग हो सकता है, लेकिन वो एक ही राष्ट्र का है, उस पर हम दबाव नहीं बना सकते हैं, जो उसको वो करना होगा वो कर सकता है। हाँ, आगे देखिए, यहाँ पर द डिफरेंट रिलीजन इन द ऑफ द कंट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और जो अलग अलग धर्म हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, फॉर सप्लाइंग द कंज्यूमिंग द वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिजल्ट्स इन देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। वो एक दूसरे को ऊपर इतनी तरह से डिपेंडेंट हैं कि यदि वो इस तरह से बने रहेंगे तो वो एक दूसरी ग्रोथ कर सकते हैं। व्हीट ग्रोन इन पंजाब, ठीक है, हम ये जानते हैं गेहूं बहुत अधिक मात्रा में पंजाब में ग्रो किए जाते हैं, ये मे बी सोल्ड इन तमिलनाडु, लेकिन उन गेहूं को हम तमिलनाडु में बिल्कुल खरीद सकते हैं, ठीक है। एंड इन मे बी द एंड कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम गुजरात, गुजरात में कॉटन की बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल्स हैं, ठीक है, जिनको हम उन कपड़ों को लेकर हम बिहार में खरीद सकते हैं। नो रीजन इज सो सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो अपने आप में पर्याप्त है। सो डिपेंडेंसी स्टेट्स में है, डिपेंडेंसी जो है पूरे राष्ट्र में है, तो हमें एक होकर रहना चाहिए, हमें स्टेट वाइज डिफरेंसेस तैयार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, नेशनल फेस्टिवल्स आल्सो एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग फोर्सेस। जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, और भी कई सारे ऐसे नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारे लिए फोर्स करते हैं या हमारे अंदर ऐसी भावनाओं को जागृत करते हैं जिससे हम ये मानने लगते हैं कि हमारा राष्ट्र और हम एक ही राष्ट्र के निवासी हैं, भले ही हमारी लैंग्वेजेस, हमारे रिलीजन्स अलग हैं, इसके बाद भी। हाँ, our national symbols like a nation, national flag, the national anthem and the national emblem, ठीक है। our national, हमारे national symbols कौन कौन से हैं? national flag है, national anthem है और national emblem, ये तीन है, प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक है ये तीन, ठीक है, इनको हमको याद रखना है। also help to remind us that we are all the identity, हमको हमेशा याद रखना है कि हम, हमारी एक ही आइडेंटिटी है, हम एक ही हैं, वी आर द ह्यूमंस, वी आर द इंडियंस। फॉर दिस रीजन वी स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट टू दोज सिंबल्स, हमें इन सिंबल्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के लिए सम्मान रहना चाहिए। These act as a strong unifying force both in the time of celebration and adversity, जब भी हम सेलिब्रेशन कर रहे हों, जब भी हम कुछ भी कर रहे हो, उन कंडीशंस में हमको हमेशा अपने राष्ट्र का ध्यान रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अदर फोर्सेस, दूसरे फोर्सेस कौन केम, दैट इज लाइक द कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द मास मीडिया, ठीक है, मास मीडिया, रेडियो, टेलीविजन वगैरह कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं। एक्सपोजर टू द कल्चर ऑफ द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, ब्रिंगिंग होल कंट्री टुगेदर एज वन नेशन, और इन सब चीजों के बाद भी इंडिया जो है एक राष्ट्र है, वन नेशन है, भले ही उसमें कई सारे रीजन्स हो, कई सारी विभिन्नताएं हों, ठीक है, यहाँ पर कई सारे कल्चर दिखा रहे हैं हमको, उसके बाद ये राष्ट्र एक है और वो है इंडिया, भारत। ओके, नेशनल इंटीग्रेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में हम, भारत जब आजाद हो गया था उसके बाद में नेशनल इंटीग्रेशन कैसा, क्या चेंजेस आए थे, ठीक है। At the time of India's independence 1947, India was divided into two states of territories. भारत जो है दो टेरिटरीज में बदल गया था, तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो गया था उनमें। इंडिया को धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर रहे थे उस समय डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल,
उन्होंने एंड द वीपी मैन एंड कन्वेक्ट द रूल ऑफ द, जो अलग अलग जो टेरिटरी थी, छोटे छोटे जो राजा थे, उनको एक साथ मिलाना ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर किया था आजादी के बाद में, और इसलिए आज एक राष्ट्र बन सका है। नेक्स्ट देखिए, having secured the accession, then the procedures to in a step by step process secure extended the central government's authority over these states and transformed their administrations. By 1956 there was little differences between the territories and had formerly the part of the British India and those that have been part of the princely states. मीन्स यहाँ पर ये है कि धीरे धीरे हमने उन सब चीजों को, जो छोटे छोटे जो टेरिटरीज वगैरह थी, उन सबको हमने एक मिलाकर 1956 तक पूरी टेरिटरीज को खत्म करके एक राष्ट्र बना लिया था। हाँ, हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। साइमल्टेनियस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्लोमेटिक मिलिट्री मींस एंड एक्वायर, यदि कोई एक ऐसा, सपोज कोई ऐसा क्षेत्र है जहां का राजा बोल रहा है कि मैं भारत के साथ नहीं आ रहा हूं, जबकि वो भारत में ही है, ठीक है, उस केस में वहां पर मिलिट्री की सेनाएं पहुंचा दी जाती थी और कहा जाता था कि तुम युद्ध कर रहे हो, यदि हार जाओगे हमसे तो मिल जाना, नहीं यदि जीत जाओगे तो नहीं मिलना, ठीक है। और लेकिन मिलिट्री फोर्सेस बहुत अधिक अमाउंट में हुआ करती थी, ठीक है। नॉर्मली बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो कि बातचीत से ही सुलझा दिए जाते थे, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही रहा है। देखिए, देन स्पिरिट ऑफ यूनिटी, हम उस समय भारत को एक करने में लगे हुए थे, भारत को यूनाइट करने में लगे हुए थे, और हमारे लिए नेशनल इंटीग्रेशन सर्वोपरि रहा था। तो हम यहाँ पर नेशनल यूनिटी या स्पिरिट ऑफ यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए, रेस्क्यू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन मॉडर्न slavery rampant in the world, it has become the fastest growing criminal industry in the world, ठीक है। रेस्क्यू द ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब लोगों का उनको दास बना लेना, ठीक है, और ये पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। क्रिमिनल्स जो है इस तरह का काम बिल्कुल किया करते हैं। इंडियन रेस्क्यू मिशन वाज स्टार्टेड इन 2009, और 2009 में इंडियन रेस्क्यू मिशन इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसमें कुछ ऐसे लोग जिनको कि किडनैप कर लिया जाता था और उनको कहीं पर दास बना दिया जाता था, उनसे ऐसे काम करवा दिए जाते जो कि राष्ट्र के अगेंस्ट हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट में एक रेस्क्यू मिशन तैयार किया गया था, जिसके जो कि राष्ट्र की एकता को मिलाया करता है और सपोर्ट करता था कि जो नए जो बच्चे हैं वो इस तरह की चीजों में ना पड़ते हुए वो अपने राष्ट्र के बारे में सोचकर यहीं पर रहें या इधर उधर भटके नहीं हो। आगे देखिए, रिलीफ फीचर्स की हम बात करते हैं। द फिजिकल शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज रिलीफ। द रिलीफ ऑफ इंडिया इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग फिजिकल यूनिट्स, द नॉर्दर्न माउंटेन्स और हिमालय। रिलीफ फीचर्स हमारे लिए, रिलीफ फीचर्स क्या है कि जो भारत है उसका इस तरह का नक्शा है। दूसरी एक तरफ क्या है, इस एक तरफ में समुद्र है, दूसरी तरफ में हिमालय है, तो कोई दूसरा जो राष्ट्र है वो हमारे ऊपर आसानी से हमला नहीं कर सकता है। बहुत बड़े बड़े दुर्गम खाइयां हैं, बड़े बड़े चोटियां हैं और इतना महान विशाल हिमालय है, तो हमारा राष्ट्र जो है वो कुछ रिलीफ फीचर्स के रूप में है। नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं। तो कई सारे हमारे भारत जो है वो इस तरह से बसा हुआ है कि वहां पर आसानी से कोई भी हमारे ऊपर डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकता है। ये रिलीफ है। रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज द अपेक्स बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बॉडी है कि किसको यहाँ पर देश में बसाना है, किसको नहीं बसाना है, ठीक है। नॉर्मली जो है, एक बार अभी कुछ समय पहले कुछ इस तरह के लोग कह भी रहे थे कि इन लोगों को बसाओ, इनको नहीं बसाओ, ठीक है। नॉर्मली रोहिंग्या मुसलमानों का केस यहाँ पर आया हुआ था। इट इज नो रेगुलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कोर्सेज ऑफ डिसेबल्ड। अब किसको बसाना, रिहैबिलिट किसको करना चाहिए, डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड हो, डिसएडवांटेज, जिसको कोई एडवांटेज नहीं मिला हो, स्पेशल एजुकेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटीज, उनको जरूरत है। तो इन द ईयर 2000 द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया
ने एक एक्ट पारित किया 2000 में, was introduced and notified तो गवर्नमेंट को बताया कि हमको इस तरह के लोगों को रिहेबिलिटेट करना चाहिए, जिनके पास में कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, जो डिसेबल्ड हैं, जिनको एडवांटेजेस नहीं मिले हैं। और वो भी कब से, जब से राष्ट्र जो है वो आजाद हुआ है, तब से वो लोग बाहर है। ऐसी प्रजातियां जो अभी भी सुनसान है, अंधेरे में है, जो जिनको अभी तक कोई फायदे नहीं मिले हैं। हालांकि सरकार जो इस तरह के कई सारे प्रयास कर रही है, भूमक्कल प्रजातियों के लिए सरकार जो है रिहेबिट करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, हम जानते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेशनल इंटीग्रेशन कैन नॉट बी बिल्ट बाय ब्रिक्स। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय भावना जो है, राष्ट्रीय एकता जो है वो ईंटों से नहीं बनती है, वो मोर्टर से नहीं बनती है, वो चीजल से और हैमर से नहीं बनती है, हथौड़ी, छेनी और ईंटों से ये चीजें नहीं बना करती। इट हैज टू बी ग्रोन इन द हार्ट, इन द माइंड एंड इन द सोल ऑफ द पर्सन। वो आत्मा में रहा करती है, वो उनके हृदय में रहा करती है। तो हमको राष्ट्रीयता की जो भावना है अपने हृदय में बसा कर रखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ इट इज कंप्लीटेड।